वीडियो में हम कई की बात करेंगे बज़वर्ड्स ऑफ जावा की। बज़वर्ड्स माने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, द वर्ड्स दैट बज़, जो बताते हैं कि भाई जावा को यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो। ये बज़वर्ड्स ऑफिशियल हैं, जिनने जावा बनाई है उन्हीं ने बज़वर्ड्स दिए हैं। आपको जावा के हर ट्यूटोरियल में, हर किताब में, फर्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट ये सेम बज़वर्ड्स मिलेंगे। तो हम एक एक करके इन बज़वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बज़वर्ड क्या बोला? सिंपल। जावा के प्रोग्राम सिंपल है। क्यों? जावा मिलता जुलता है सी और सी प्लस प्लस से। आप कंपेयर करें तो वही मेन, वही कर्ली ब्रैकेट, वही सेमीकोलन, इफ, स्विच, फॉर। तो जावा रिजेंबल्स अ लॉट विद सी और सी प्लस प्लस। तो जो लोग सी सी प्लस प्लस पे काम कर रहे थे उनको जावा में आने में कोई दिक्कत नहीं है, मिलता जुलता है। और जिन लोगों ने सी सी प्लस प्लस पे काम नहीं किया, जैसे सी सी प्लस प्लस को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं, जावा को भी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह पढ़ सकते हैं। तो सिंपल क्यों है? क्योंकि मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? सी और सी प्लस प्लस से। दूसरा क्या बोला भाई? पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है आप जावा के प्रोग्राम्स को पोर्ट कर सकते हो एक हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पे। आपको प्रोजेक्ट को, प्रोग्राम को बार बार कंपाइल नहीं करना पड़ेगा अलग अलग हार्डवेयर और ओएस के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। पोर्टेबल इज वन ऑफ द की रीजन वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अभी तक मैंने दो बज़वर्ड्स बोले। पहला सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि मिलता जुलता है सी और सी प्लस प्लस से। मैंने बोला पोर्टेबल है। यू कैन पोर्ट जावा प्रोग्राम्स विदाउट कंपाइलेशन फ्रॉम वन हार्डवेयर एंड ओएस टू अनदर हार्डवेयर एंड ओएस। तीसरा क्या बोला भाई? पावरफुल है। भाई जावा के प्रोग्राम पावरफुल हैं। दे आर पोर्टेबल, दे आर स्मॉल, दे आर पावरफुल। भाई छोटे होते हुए भी जावा के प्रोग्राम पावरफुल हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मेरे को सी प्लस प्लस को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो मेरे को ऑलमोस्ट आई नीड टू राइट 50 लाइन कोड टू कनेक्ट सी प्लस प्लस विद व्हाट? द डेटाबेस। लेकिन अगर मैं जावा की बात करूं तो आप वो 5 लाइन में जावा को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। तो जावा के प्रोग्राम पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जावा की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। हर एक काम के लिए आपको बनी बनाई लाइब्रेरीज मिलेंगी। आपको मोबाइल पे काम करना है, लाइब्रेरी है। ब्लूटूथ पे काम करना है, लाइब्रेरी है। एसएमएस पे काम करना है, लाइब्रेरी है। तो जावा इट्स वेरी पावरफुल। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिच लाइब्रेरी। तो सिंपल है, मिलता जुलता है सी सी प्लस प्लस से। पोर्टेबल, अलग अलग हार्डवेयर ओएस पे चला सकते हो बिना कंपाइल किए। पावरफुल है, लाइब्रेरी अच्छी होने के कारण। सिक्योर एंड रोबस्ट भी है। भाई जावा को अभी तक की सबसे सेफ लैंग्वेज मानते हैं। जावा में पॉइंटर्स नहीं होते। जावा के प्रोग्राम हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। जावा इज अ बिग 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 फेलियर फॉर सिस्टम डेवलपमेंट, लेकिन जावा इज अ बिग 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 सक्सेस फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो जावा में सिस्टम डेवलपमेंट का काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जावा का प्रोग्राम हार्डवेयर से बात ही नहीं करता। हम थोड़ी देर बात करने वाले हैं कि जावा में एक कंसेप्ट होता है जेवीएम का, तो प्रोग्राम जेवीएम से बात करता है, जेवीएम ओएस और हार्डवेयर से बात करता है। तो जावा प्रोग्राम डज नॉट इंटरेक्ट विद हार्डवेयर डायरेक्टली, दैट मेक्स जावा सिक्योर। जावा में पॉइंटर्स नहीं है। सी सी प्लस प्लस में टर्म्स होते थे, टीएसआर, इंटरप्ट्स, उस तरह की चीजें जावा में होती नहीं है। रोबस्ट का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग। जावा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स दिए गए हैं रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए। एक फुल फ्लेज सीरीज हम देखने वाले हैं, मास्टरिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा करके। जावा, गूगल ने जावा को क्यों चूज किया एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए? बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स टू हैंडल रन टाइम एरर्स दैट मेक्स जावा रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग। तो भाई कितने बज़वर्ड्स हो गए? सिंपल, पोर्टेबल, पावरफुल, सिक्योर एंड रोबस्ट। डायनेमिक। भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा दो तरह की मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स होती है। एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक मेमोरी प्रोग्राम के शुरुआत से लेके प्रोग्राम के आखिरी तक एलोकेट रहती है, कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, प्रोग्राम से शुरुआत से लेके प्रोग्राम के आखिरी तक। लेकिन डायनेमिक मेमोरी क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। जब चाहिए, जितनी चाहिए एलोकेट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं। तो भाई स्टैटिक का ड्रॉबैक क्या है? एक बार साइज बता दिया तो बढ़ा घटा नहीं सकते। लेकिन डायनेमिक का फायदा क्या है? जब चाहिए, जितना चाहिए आप एलोकेट कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप रिलीज भी कर सकते हो। तो इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट। कौन सी मेमोरी बोली भाई मैंने? डायनेमिक मेमोरी। हाँ, स्टैटिक मेमोरी थोड़ी सी फास्ट होती है। मैंने बोला स्टैटिक मेमोरी थोड़ी फास्ट होती है, लेकिन इट्स अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन स्पीड एंड स्टोरेज। अगर अपन ओवरऑल कंपेयर करें तो भाई फास्ट तो होती है, लेकिन आप पहले से मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, मेमोरी इश्यूज वगैरह आते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ओवरऑल देखें
तो इनिशियल स्पीड तो फास्ट हो गई लेकिन प्रॉब्लम्स के कारण फिर स्लो हो गई। मैंने क्या बोला, डायनेमिक मेमोरी इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज। अगला बज़वर्ड क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जावा में क्या कर सकते हो, यू कैन ब्रेक अ बिग प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट्स, you can execute these small parts on different machine and you can get the output on a single machine। आप एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हो, इन छोटे छोटे हिस्सों को अलग अलग कंप्यूटर पे चलाओगे और आउटपुट कहां पे मिलेगा, सिंगल मशीन पे। जावा में एक फुल फ्लेश लाइब्रेरी है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में काम करने के लिए, RMI रिमोट मेथड इन्वोकेशन। अब तो इतना ज्यादा यूज नहीं होता वेब सर्विसेज वगैरह आने के कारण, लेकिन उस जमाने में जावा डे 1 ऑनवर्ड्स जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे पास सुपर कंप्यूटर नहीं है लेकिन मेरे पास 2-3 छोटे छोटे क्या हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ब्रेक अ बिग प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट्स। मैं अलग अलग एक प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटूंगा, इन छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग कंप्यूटर पे चलाऊंगा और आउटपुट कहां पे मिलेगा, सिंगल मशीन पे। तो अल्टीमेटली मेरे पास स्पीड और स्टोरेज की कमी नहीं होगी, अल्टीमेटली मेरे पास स्पीड और स्टोरेज की कमी नहीं होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का फायदा क्या बोला, स्पीड स्टोरेज, डायनेमिक अगेन स्पीड स्टोरेज। नाउ व्हाट नेक्स्ट, मल्टी थ्रेडेड। भाई आज की तारीख में मल्टी थ्रेडिंग बहुत बेसिक चीज है, लेकिन जब जावा आया था मल्टी थ्रेडिंग वाज एन इनोवेटिव कॉन्सेप्ट। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है भाई, एक समय में एक से ज्यादा काम, दो टर्म्स रादर मैं बोलूंगा, एक है मल्टीटास्किंग और एक है मल्टी थ्रेडिंग। एक है मल्टीटास्किंग और एक क्या है, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग, टास्किंग बोले तो एक समय में एक से ज्यादा काम। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूं, मेरे को कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप करनी है। मैंने बोला मेरे को कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप करनी है, मैं वो रिपोर्ट काय में टाइप कर रहा हूं, वर्ड में। मेरे को कुछ ग्राफ्स और चार्ट्स बनाने हैं, वो मैं एक्सेल में बना रहा हूं, और साथ ही साथ मैं ऐसे स्पॉटिफाई पे गाने भी सुन रहा हूं क्रोम के अंदर। तो एक समय में एक से ज्यादा काम चल रहे हैं। टाइपिंग काय में हो रही है, वर्ड में। ग्राफ्स और चार्ट्स काय में बन रहे हैं, एक्सेल में। गाने काय में चल रहे हैं, क्रोम में। तो एक समय में एक से ज्यादा काम, क्या बोलते हैं भाई इसको, मल्टीटास्किंग। एक समय में एक से ज्यादा काम, काम बोले तो टास्क, मल्टीटास्किंग। अब वर्ड में मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला वर्ड में मैं टाइपिंग कर रहा हूं। आपने देखा होगा टाइप करते करते रेड लाइंस आ जाती है स्पेल चेक के लिए, ग्रीन लाइंस आ जाती है ग्रामर चेक के लिए, फाइल अपने आप सेव हो जाती है, ऑटो कंप्लीट हो जाती है, ऑफिस असिस्टेंट खड़ा रहता है, कुछ कुछ कमेंट्स देता रहता है। तो भाई यहां पे भी एक से ज्यादा काम हो रहा है। जो टाइप कर रहे हैं उसी पे स्पेल चेक चल रहा है, जो टाइप कर रहे हैं उसी पे ग्रामर चेक चल रहा है, जो टाइप कर रहे हैं वही सेव हो रहा है। तो यहां पे भी एक से ज्यादा काम हो रहे हैं, लेकिन एक से ज्यादा काम का डेटा सेम है। तो भाई मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग में पहला मेजर डिफरेंस है शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा शेयरिंग होती है मल्टी थ्रेडिंग में, डेटा शेयरिंग नहीं होती मल्टीटास्किंग में। मैंने क्या बोला, डेटा शेयरिंग होती है काय में, मल्टी थ्रेडिंग में, लेकिन डेटा शेयरिंग नहीं होती काय में, मल्टीटास्किंग में। दूसरा, मल्टी थ्रेडिंग में दो थ्रेड्स, दो टास्क आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वेट और नोटिफाई कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। तो मल्टी थ्रेडिंग में इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन भी होता है, लेकिन मल्टीटास्किंग में इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन नहीं होता। तो पहला डिफरेंस जो मल्टी थ्रेडिंग को मल्टीटास्किंग से सुपीरियर बनाता है वो है शेयरिंग ऑफ डेटा। दूसरा डिफरेंस जो मल्टी थ्रेडिंग को मल्टीटास्किंग से डिफरेंट बताता है वो है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। और ऑब्वियसली मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग में दोनों में एक से ज्यादा काम तो हो ही रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑल मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस आर मल्टीटास्क्ड but all multitasks are not multi-threaded. Multi-threading is a superior level of multitasking with two additional features, sharing of data and inter-thread कम्युनिकेशन। अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग के बारे में और जानना है तो प्लीज कमेंट्स करो, शेयर करो, मुझे बताओ। मैं आप लोगों के लिए एक फुल फ्लेज सीरीज बनाऊंगा मल्टी थ्रेडिंग और कॉन्करेंसी के ऊपर। सो कितने बज़वर्ड्स हो गए भाई अभी तक? मैंने क्या बोला, सिंपल। सिंपल क्यों है? मिलता जुलता है सी और सी प्लस प्लस से। दूसरा क्या बोला, पोर्टेबल, अलग अलग हार्डवेयर और ओएस पे चला सकते हो बिना कंपाइल किए। पावरफुल है ना, लाइब्रेरी अच्छी होने के कारण। पॉइंटर्स नहीं है, हार्डवेयर से बात नहीं करता। फायदा क्या है, सिक्योर है। घाटा क्या है, सिस्टम प्रोग्रामिंग नहीं होती। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स है रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रोबस्ट है। डायनेमिक मेमोरी, मैंने इसके फायदे बताए। डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पीड और स्टोरेज। मल्टी थ्रेडिंग बताया कि मल्टी थ्रेडिंग मल्टीटास्किंग का सुपर सेट है। दो एडिशनल फीचर्स हैं, शेयरिंग ऑफ डेटा एंड इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट बज़वर्ड इज ट्रू ऊप्स।
जावा अपने आप को सही बोलता है, सी प्लस प्लस को गलत बोलता है। जावा कॉल्स इटसेल्फ एज ट्रू oops, सी प्लस प्लस एज फॉल्स oop। जावा कॉल्स इटसेल्फ एज कंप्लीट oop, सी प्लस प्लस एज इनकम्प्लीट। जावा कॉल्स इटसेल्फ एज प्योर oop, सी प्लस प्लस एज इम्प्योर। तो वहां से टर्म्स आए भाई ट्रू या कंप्लीट या प्योर oops। अभी हम ट्रू या कंप्लीट या प्योर oops के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में डेफिनेटली मैं बताऊंगा जब हम oops पे जाएंगे। अभी तो मैं oops बता देता हूं। तो भाई कोई भी सॉफ्टवेयर जो इन 4 शब्दों को इंप्लीमेंट करता है, एनी सॉफ्टवेयर दैट इंप्लीमेंट्स द फॉलोइंग 4 टर्म्स, उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जावा बोलता है मैं सही से इंप्लीमेंट करता हूं इसीलिए मैं ट्रू हूं। तो भाई पहला टर्म क्या बोलता है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेट का मतलब होता है हाइडिंग ऑफ नॉन एसेंशियल डिटेल्स। वो सारी चीजें जो काम की नहीं है उसको हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। हम डेटा और फंक्शंस को इकट्ठा क्या कर देते हैं? बाइंड कर देते हैं। हम डेटा को हाइड कर देते हैं, डेटा को हाइड कर देते हैं और फंक्शंस को पब्लिक लगा के एक्सेस करते हैं। ऐसा कुछ होता है काय में? इनकैप्सुलेशन में। एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है? हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, गिविंग एसेंशियल डिटेल्स इन समराइज्ड फॉर्म। हम कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा देते हैं। अगला टर्म क्या बोलता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस काय की बात करता है? हम बेस क्लास के डेटा और फंक्शंस को यूज कर लेते हैं, इससे हमको दोबारा डेटा और फंक्शंस नहीं लिखना पड़ता, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। कोई चीज अच्छी नहीं लगती हम दोबारा लिख देते हैं, उसको ओवरराइडिंग बोलते हैं। नई फीचर्स जोड़ने हैं तो हम उसको ऐड कर देते हैं, उसको एक्सटेंडिंग बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस के 3 जार्गन्स क्या है, 3 बेनिफिट्स क्या है? रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंडिंग और ओवरराइडिंग। और चौथा टर्म जो oops को इंप्लीमेंट करता है वो बोलता है पॉलीमॉर्फिज्म। वन नेम विद वेरियस फॉर्म्स। एक फंक्शन को हम अलग अलग तरह के डेटा पास करके कॉल कर सकते हैं, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स पे अलग अलग रिस्पॉन्स देगा, इसको बिहेव करेगा। उसको हम ओवरलोडिंग करके भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो भाई कोई भी सॉफ्टवेयर जो इन 4 टर्म्स को इंप्लीमेंट करता है उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। जावा बोलता है भाई मैं सही से इंप्लीमेंट करता हूं इसीलिए मैं क्या है? ट्रू। भाई इन 4 टर्म्स को तो मैंने एक एक लाइन में बताने की कोशिश करी इस वीडियो में, लेकिन मैंने oops के ऊपर फुल फ्लेज्ड इन डेप्थ 2 वीडियो सीरीज भी रिलीज करी है। एक मास्टरिंग oops बेसिक्स इन जावा। अगर आप oops को बिल्कुल स्क्रैच से 0 लेवल से चालू करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर मास्टरिंग oops बेसिक्स इन जावा। और अगर आप ऑलरेडी oops पढ़ चुके हो, इंटरव्यू लेवल सर्टिफिकेशन, जावा के सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो मैं आपको बोलूंगा मास्टरिंग oops एडवांस इन जावा। अभी तो मैंने एक एक लाइन में फटाफट इन टर्म्स को बताने की कोशिश करी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? बज़वर्ड्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट oops राइट नाउ। तो ये अगला बज़वर्ड था कौन सा? ट्रू oops। तो एक एक करके भाई मैंने अभी तक 8 बज़वर्ड्स बताया। पहला कौन सा? सिंपल है। सिंपल क्यों है? क्योंकि मिलता जुलता है C++ से। पोर्टेबल है, अलग अलग हार्डवेयर और ओएस पे पोर्ट कर सकते हो। पावरफुल है, लाइब्रेरीज बहुत अच्छी हैं। सिक्योर एंड रोबस्ट। सिक्योर है, हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। रोबस्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स हैं रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए। डायनेमिक मेमोरी पे काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर से स्पीड स्टोरेज बढ़ता है, मल्टी थ्रेडेड से भी स्पीड स्टोरेज बढ़ता है। इसका oops सही है C++ के मुकाबले। 9th buzzword and one of the most important buzzwords, the program written in Java, they are compiled and interpreted yet high performance. जावा के प्रोग्राम को कंपाइल भी करते हैं और इंटरप्रेट भी करते हैं, फिर भी परफॉर्मेंस अच्छा है। कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड येट हाई परफॉर्मेंस। इसको मैं थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। भाई अगर हम C या C++ में प्रोग्राम बनाते हैं, हम सेव करते हैं .c या .cpp, इसको क्या बोलते हैं भाई? सोर्स कोड। क्या बोलते हैं भाई इसको? सोर्स कोड। जब हम इसको कंपाइल करते हैं, मैंने बोला जब हम इसको कंपाइल करते हैं क्या होता है? .obj फाइल बनती है। obj इज द ऑब्जेक्ट कोड। मैंने क्या बोला? व्हाट इज obj? obj इज द ऑब्जेक्ट कोड। obj क्या है? ऑब्जेक्ट कोड है। क्या करने पर बनता है भाई? कंपाइल करने पर बनता है। तो भाई हमें मालूम है कंप्यूटर इज अ मशीन एंड अ मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज नहीं समझता, तो हम हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को या असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। बदलने वाले सॉफ्टवेयर को हम ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स बोलते हैं। तो ऐसा कुछ होता था C या C++ में, है ना। मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट कोड इज द मशीन कोड। मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट कोड इज द मशीन कोड। क्योंकि कंप्यूटर मशीन है, मशीन लैंग्वेज समझती है, तो आप ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलते हो ताकि आप उसको चला सको। भाई कंप्यूटर 0 और 1 समझता है, ऑन और ऑफ समझता है ना। हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज नहीं समझता, तो आपको बदलना पड़ेगा। तो ऐसा होता था।
काय में, सी और C++ में, लेकिन थिंग्स आर स्लाइटली डिफरेंट इन जावा। जावा का इनोवेटिव कॉन्सेप्ट क्या है भाई, हमने पिछले वीडियो में बात करी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो जावा ने इनोवेशन क्या किया। तो भाई जावा में सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। जब भी आप जावा में प्रोग्राम बनाओगे, टाइप करोगे, सेव करोगे, मैंने क्या बोला, जब भी आप जावा में प्रोग्राम बनाओगे, टाइप करोगे, सेव करोगे, इसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। इसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। मैंने बोला इसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तो अगर मैं जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाता हूं, टाइप करता हूं, सेव करता हूं, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा होगा। जब मैं कंपाइल करूंगा तो डॉट क्लास फाइल बनेगी। मैंने क्या बोला, जब मैं कंपाइल करूंगा तो डॉट क्लास फाइल बनेगी। उस डॉट क्लास फाइल को क्या बोलते हैं, बाइट कोड। क्या बोलते हैं, बाइट कोड। क्या करने पर, कंपाइल करने पर। आगे हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में कंपाइलर का नाम है जावा सी। तो भाई फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट बज़वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, टाइप करते हैं, सेव करते हैं, उसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। जब हम इसको कंपाइल करेंगे, मैंने बोला जब हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने पर डॉट क्लास फाइल बनती है, इसको बोलते हैं बाइट कोड। क्या बोलते हैं, बाइट कोड। C++ में क्या था, ऑब्जेक्ट कोड। यहां पे क्या है, बाइट कोड। मैंने बोला C++ में क्या था, ऑब्जेक्ट कोड। यहां पे क्या है, बाइट कोड। मैंने क्या बोला, बाइट कोड इज नॉट द मशीन कोड, इट इज क्लोज टू मशीन कोड। मैंने बोला बाइट कोड मशीन कोड नहीं है, लेकिन मशीन कोड जैसा है, मिलता जुलता है। बाइट कोड मशीन कोड नहीं है, लेकिन बाइट कोड मशीन कोड जैसा है, मिलता जुलता है। लेकिन कंप्यूटर बोलता है भाई मुझे मिलता जुलता नहीं चाहिए, मुझे तो मशीन कोड ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बाइट कोड को फर्दर इंटरप्रेट करते हैं। मैंने बोला बाइट कोड को फर्दर क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं आउटपुट देखने के लिए। मैंने बोला बाइट कोड को फर्दर क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं आउटपुट देखने के लिए। यहां पे इंटरप्रेटर का नाम क्या है, जावा। तो जब भी मैं जावा का प्रोग्राम बनाऊंगा, टाइप करूंगा, सेव करूंगा, इसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। क्या एक्सटेंशन होगा, डॉट जावा। जब मैं कंपाइल करूंगा, कंपाइलर का नाम क्या, जावा सी। डॉट क्लास फाइल बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, बाइट कोड। क्या बाइट कोड मशीन कोड है, ना ना ना, बाइट कोड मशीन कोड नहीं है, बाइट कोड मशीन कोड जैसा है। आप इस बाइट कोड को फर्दर इंटरप्रेट करते हो, क्या देखने के लिए, आउटपुट। मैंने क्या बोला, आप इस बाइट कोड को फर्दर इंटरप्रेट करते हो, क्या देखने के लिए, आउटपुट। जावा में कभी मशीन कोड बनता ही नहीं है। मैंने क्या बोला, जावा में कभी मशीन कोड बनता ही नहीं है, हमेशा क्या बनता है, बाइट कोड। और बाइट कोड को आप इंटरप्रेट करके आउटपुट दिखाते हो। एक बार मुझसे एक स्टूडेंट ने बोला इसका नाम बाइट कोड क्यों है। मैंने बोला इसको बाइट कोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन एक बाइट लेता है। 100 बाइट बोले तो 100 इंस्ट्रक्शन, 200 बाइट बोले तो 200 इंस्ट्रक्शन। तो क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन एक बाइट लेता है, इसको बाइट कोड बोलते हैं। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, एक बाइट पढ़ता है, ट्रांसलेट करता है, आउटपुट दिखाता है। एक बाइट पढ़ता है, मशीन के हिसाब से बदलता है, आउटपुट दिखाता है। एक बाइट पढ़ता है, मशीन के हिसाब से बदलता है और आउटपुट दिखाता है। इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसा बोलूंगा भाई, मशीन कोड में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक होता है जीरोस और वंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरीज, प्लस मशीन डिपेंडेंसीज। मैंने क्या बोला, प्लस मशीन डिपेंडेंसीज। तो अगर मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे मशीन कोड बनाया तो जीरोस और वंस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होंगे। अगर मैंने लाइनक्स पे मशीन कोड बनाया तो जीरोस और वन लाइनक्स के हिसाब से होंगे। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप मशीन कोड बनाओगे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, 0 और 1 उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अरेंज हो जाते हैं। उसको मैं बोल रहा हूं मशीन डिपेंडेंसीज। लेकिन जावा में बाइट कोड बनता है। बाइट कोड में क्या होता है, जीरोस और वंस तो होते हैं। मैंने बोला जीरोस और वंस तो होते हैं, इसमें मशीन कोड तो होता है, लेकिन इसमें मशीन डिपेंडेंसीज नहीं होती। इसमें जीरोस और वन एक न्यूट्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसमें जीरोस और वंस एक न्यूट्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसको आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे पोर्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या होना चाहिए, जेवीएम। मैंने बोला प्रोवाइडेड उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या होना चाहिए, जेवीएम। तो भाई अगर मैं जावा का प्रोग्राम बनाऊंगा, टाइप करूंगा, सेव करूंगा, एक्सटेंशन होगा डॉट जावा।
जब मैं कंपाइल करूंगा डॉट क्लास फाइल बनेगी, उसको बोलते हैं बाइट कोड। इसको इंटरप्रेट करने पर आउटपुट दिखता है। क्या बाइट कोड मशीन कोड है? नहीं, बाइट कोड मशीन कोड नहीं है, बाइट कोड मशीन कोड जैसा है। बाइट कोड और मशीन कोड में एक मेजर डिफरेंस है, मशीन डिपेंडेंसीज। जावा के बाइट कोड में मशीन डिपेंडेंसीज नहीं होती, मशीन कोड में मशीन डिपेंडेंसीज होती हैं। मशीन डिपेंडेंसीज होने के कारण प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन जावा के बाइट कोड में मशीन डिपेंडेंसीज नहीं है, इसीलिए जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्रोवाइडेड उस प्लेटफॉर्म पे जेवीएम होना चाहिए। तो भाई जावा के प्रोग्राम को हम कंपाइल भी करते हैं और इंटरप्रेट भी करते हैं, फिर भी परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि एरर खाली कंपाइलेशन स्टेज में ढूंढता है, इंटरप्रिटेशन में खाली ओएस के हिसाब से बदल के आउटपुट दिखाता है। तो स्पीड पे फर्क पड़ता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए बोल रहा है फिर भी परफॉर्मेंस अच्छा है। ये नहीं बोल रहा सीसी प्लस प्लस से अच्छा है, बोल रहा है फिर भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो अगर मैं इसको डायग्राम में बताऊं, तो अगर मैं टाइप करूंगा डॉट जावा फाइल बनाऊंगा, क्या बनेगा? सोर्स कोड। कंपाइल करूंगा जावा सी के थ्रू, तो क्या बनेगा? बाइट कोड। एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। इसको इंटरप्रेट करने पर क्या मिलता है हमें? आउटपुट। जावा में मशीन कोड बनता ही नहीं है, जावा में हमेशा बाइट कोड बनता है, जिसको इंटरप्रेट करके हम क्या देखते हैं? आउटपुट। जिस कारण से जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इंटरप्रेट करने के लिए हमें जेवीएम की जरूरत है। जेआरई के अंदर जेवीएम भी आता है, प्लस रन टाइम लाइब्रेरीज भी आती हैं। तो आप बोल सकते हो जेआरई इंक्लूड्स जेवीएम एंड मेनी मोर थिंग्स। फॉर इंटरप्रिटेशन जेआरई इज रिक्वायर्ड। और क्योंकि बाइट कोड में मशीन डिपेंडेंसीज नहीं होती, इसीलिए जावा का प्रोग्राम क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, अगर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया सी लैंग्वेज में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अगर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया सी लैंग्वेज में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो ये केवल विंडोज में चलेगा, क्योंकि इसमें विंडोज की डिपेंडेंसीज आ गई। जो मशीन कोड बना उसमें सी का पार्ट है प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम की डिपेंडेंसीज हैं, तो चल काय में रहा है? विंडोज में। लेकिन अगर मैं प्रोजेक्ट बनाता हूं जावा में, मैंने प्रोजेक्ट बनाया जावा में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लेकिन मैं इसको विंडोज पे भी चला सकता हूं, लाइनेक्स पे भी चला सकता हूं, मैक पे भी चला सकता हूं, प्रोवाइडेड वहां पे जेआरई होना चाहिए। प्रोवाइडेड वहां पे जेआरई होना चाहिए। जेआरई इज अ सुपरसेट ऑफ व्हाट? JVM प्लस मेनी अदर थिंग्स। सो मैंने क्या बोला? मैं उसको विंडोज पे भी चला सकता हूं, लाइनेक्स पे भी चला सकता हूं, मैक पे भी चला सकता हूं। फायदा क्या हुआ? इससे प्रोजेक्ट छोटा हो गया और स्कोप बढ़ गया, क्योंकि डिपेंडेंसीज नहीं आई, प्रोजेक्ट छोटा हो गया और स्कोप बढ़ गया। लेकिन सी में क्या था? प्रोजेक्ट बड़ा है और स्कोप छोटा है। तो ये मैंने क्या बताया भाई? बज़वर्ड्स ऑफ जावा।